हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज आपको हम बताएंगे कि बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर में एक चित्र वाला क्वेश्चन जरूर होता है कि एक डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा कि नामांकित चित्र बनाइए। और आपको बता दें बच्चों कि चित्र से संबंधित हर एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, आएगा तो शॉर्ट में ही एक देगा। देखिए बच्चों, 2 से 3 नंबर का फिक्स होता है। 2 से 3 नंबर का तो 100% है, एक फिक्स होता है कि 2 से 3 नंबर का। लेकिन और जो क्वेश्चन 5 नंबर वाले होते हैं, उनमें भी तो बोलता है कि सचित्र वर्णन कीजिए। अगर वहां चित्र बनाकर वर्णन करते हैं तो पूरा 5 नंबर मिलेगा। चित्र बनाकर नहीं, यानी चित्र नहीं बनाते हैं, वर्णन ऐसे ही कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं, तब आपको यहां से 2 नंबर तक कट जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए पूरा मिला करके पेपर में आपके लगभग 4 से 5 6 नंबर तक भी हो सकता है आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आपको भटकना कहीं नहीं है, हम है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए डायग्राम की बात कर ले तो सबसे पहला आपका है अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। बोलेगा कि अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है। यानी अपरिपक्व पराग कोश कि जब पराग कोश, जिसको लघु बीजाणुधानी बोला जाता है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, तैयार नहीं रहता है, यानी परागकण अंदर ही भरे होते हैं, वो फूटा नहीं रहता है, तब उसका अनुप्रस्थ काट इस तरह से दिखाई पड़ता है। और इसमें आपको जो मेन परत होती है वो दिखानी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर बाह्य त्वचा, मध्य परत, टेपिटम, लघु बीजाणु, ये मात्र कोशिका हो गया, परागकोश भित्ति। देखिए ये सब मेन पार्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। अब यहां पर आप इंग्लिश लिखिएगा या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि आपने हिंदी में लिखा है तो यहां पर आप इंग्लिश वर्ड लिखिए। बाह्य त्वचा है तो बाह्य त्वचा, अब ऐसा नहीं कि एपिडर्मिस लिख दीजिए, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। टेपिटम है, इंग्लिश में टेपिटम लिखिएगा, कोई दिक्कत ना, आप हिंदी में ही दर्शा दीजिएगा। तो ये आपका जो फिगर हो जाता है अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का फिगर हो जाता है। और याद रखना, बहुत सारे बुक में बड़ा अजीब तरीके से, क्वेश्चन बैंक में बड़े अटपट तरीके से हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि जो जितना आसान हो सकता है, जितने आसान तरीके से हो सकता है, वो वाला डायग्राम हमने चुना है। तो चलिए देख लीजिए इसको। हो गया बच्चों? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है, तो परिपक्व परागकोश। अब देखिए एक अपरिपक्व है तो दूसरा परिपक्व भी पूछा जाता है। तो परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र। अब परिपक्व का मतलब ये पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, तैयार हो चुका है, यानी अब इसका स्फुटन हो गया है। यहां पर देखिए ये फूट चुका है, यानी पराग कण अब रिलीज होने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक, और हमने ये भी बताया ना बच्चों, मेन पार्ट लिखने हैं, जैसे यहां पर बाह्य त्वचा, परागकोश भित्ति, अंतः त्वचा, फिर उसके बाद ये आपके ये जो छोटे छोटे ये दिखाई पड़ रहे हैं कण की तरह, ये पराग कण है। ठीक, इनको दर्शाना है मेन पार्ट। ये रंध्रक, और ये आप ना भी दर्शाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन पार्ट आपको दर्शाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पराग, मतलब ये परिपक्व पराग कोश की संरचना। ठीक, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शायद ही इससे इंपॉर्टेंट कोई होगा। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बोलेगा कि क्या कहते हैं, पराग कण का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब बनाइए। और ये तो आपका वर्णन वाले क्वेश्चन में भी आता है। बोलता है कि पराग कण का नामा, मतलब पराग कण के नामांकित चित्र की सहायता से व्याख्या, मतलब चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो पूरे पराग कण का सचित्र वर्णन वाले में भी पूछा जाता है।
ठीक, तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है, पराग कण का फिगर है। ठीक, और पराग कण में बच्चों आपको ज्यादा देखिए, कोई भी चित्र हो, हमने बताया ना मेन मेन पार्ट दर्शाना है। ये एक पराग कण है जिसमें ये बाहर कांटे की नुमा संरचना बन रही, इसको बोलते हैं बाह्यचोल, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अंदर की जो लेयर है इसको अंतःचोल बोलते हैं, जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब मेन मेन पार्ट में जैसे आपको यहां पर एक इस तरह से ये दिखाई पड़ रही है ना, ये कई जगह है, इस तरह से देखिए ऐसे, तो ये दर्शा देना है क्या चीज, रिक्तिका, मेन पार्ट में ये। फिर उसके बाद ये बाह्यचोल जरूर दर्शाना है। ठीक, बाह्यचोल के बाद अंतःचोल हो गया, इसको भी हर हाल में दर्शाना है। जनन छिद्र हो गया, ये भी दिखाना है। और आपको यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, नली केंद्रक, ये भी दिखा देना, यानी केंद्रक जो है ये भी दिखाना है। और ये जनन कोशिका, यानी ये भी दिखा देना है। तो ये मेन मेन जो पार्ट होते हैं आपको इस तरह से दिखाना, इसमें तो सभी मेन पार्ट ही हैं, तो इस तरीके से आपको दिखा देना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा परिपक्व पराग कण का नामांकित चित्र। ठीक, बहुत ही सिंपल सा फिगर है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला अगला क्या होता है, देखिए यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अंकुरित पराग कण का नामांकित चित्र। अंकुरित पराग कण का क्या होता है, नामांकित चित्र। तो अंकुरित पराग कण, अब यानी पराग कण जब अंकुरित हो रहा होता है तो उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। जहां, क्योंकि यहां से जो जनन छिद्र होता है वहीं से एक पराग नलिका निकलती है, तो ये जब एक पराग नलिका निकलती है तब ये चित्र कैसे बनता है, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिखा देना है। ये पराग नलिका को बताएगा, दिखाएगा। ये नर युग्मक होते हैं, जो नर युग्मक नर केंद्रक की तरह कार्य करते हैं। याद करो, द्विनिषेचन दोहरा निषेचन में बताया था। ठीक है ना, तो ये पूरा हमने बताया ना फिर से कि जरूरी नहीं है इंग्लिश वर्ड जो है आप यूज करिए यहां पर। ठीक, कोई दिक्कत ना। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया ना, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्त्री केसर की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, 2023 में, 24 में, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है। 25 में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि स्त्री केसर, पूरा स्त्री केसर का बना देना है। क्योंकि स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है। तो यहां पर देखिए ये वर्तिका, वर्तिका दर्शा दिया है, वर्तिकाग्र दर्शा दिया है, उसके बाद ये अंडाशय, और अंत में क्या है, इसके अंदर बीजांड है। तो सब कुछ दर्शाना। अब जरूरी नहीं बच्चों, हमने बताया ना इंग्लिश वर्ड आप लिख सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत ना। नहीं, जरूरी नहीं कि स्टिग्मा लिखिए, स्टाइल लिखिए, यहाँ ओवरी लिखिए, ओव्यूल लिखिए। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यूपी बोर्ड में तो थोड़ा इंग्लिश उनकी कमजोर होती है, तो जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश वर्ड भी यूज करो, हिंदी में ही लिखना है। ठीक, इस बात का ध्यान देना बखूबी। तो ये स्त्री केसर या बोलेगा जायांग की अनुक्रा जो अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे भी जल्दी से बच्चों। ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो चित्र है, अगला क्या है, तो अगला है कि आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। किसका, भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। अब देखिए ये आवृत बीजी पादपों का भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश हालांकि मतलब ये रेगुलर नहीं पूछा जाता, बट ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ नहीं आता है। भाई मूड की बात है ना, वही चीज है कि कभी कभार रहते किस मूड में है दे दें, कोई दिक्कत, मतलब कोई ऐसा है नहीं कि हाँ नहीं आता। अब वही चीज आ जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत, तो एक बार देखना जरूरी है। इसमें मेन मेन पार्ट आपको दर्शाने हैं, जिससे कि यहां पर आपको सहायक कोशिका हो गया। ठीक है, इसमें आप जैसे दर्शाएंगे क्या, सहायक कोशिका को। फिर ये अंड कोशिका, जो कि यहां पर ये दिख रहा अंड कोशिका को। फिर ध्रुवीय केंद्रक को दर्शाएंगे, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है। उसके बाद बच्चों ये केंद्रक कोशिका को दर्शाएंगे, और यहां पे ये प्रतिमुखी कोशिका को दर्शाएंगे।
याद रखिएगा, मेन मेन पार्ट दर्शाना है, बाकी तो ये पूरा आपका, ये पूरा का पूरा तो भ्रूण कोश ही है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि हमको कोई भी चित्र हो, जैसा कि इस चित्र में हमने कहां 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 पर ये गोला किया है, लाइन किया है, वो मेन पार्ट है, उस पार्ट को तो जरूर दर्शाना है, क्योंकि कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें लिख दिया जाता है, लेकिन आपको केवल मेन वाला पार्ट दर्शाना है, वो भी पूरा हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में नहीं। ठीक है, तो जहां हमने गोला किया है ये, तो इन्हीं को आपको दर्शाना है फिगर में। ठीक है, एक बार लास्ट में देख लीजिएगा, ऐसे देख लिया ना, अब इसको हटा दे रहे हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बच्चों अगला देख लेते हैं, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री भ्रूण के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइएगा, कि द्विबीजपत्री भ्रूण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो ये द्विबीजपत्री, ठीक, जिसमें द्विबीजपत्र होते हैं, जैसे भाई मूंगफली में हो गया, चने में हो गया, मटर में हो गया, ठीक है, बादाम हो गया, तो उनमें जैसे दो बीज पत्र, दो अलग अलग बीज पत्र हो जाते हैं, ठीक है ना, वो द्विबीजपत्री। बाकी एक बीजपत्री में जैसे क्या होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, वो एक ही बीज पत्र होता है, ठीक। और यहाँ पे द्विबीजपत्री में क्या है, भ्रूण के अनुप्रस्थ काट का ये चित्र बनाना है, तो ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है। अब इसमें मेन मेन पार्ट, जैसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, नीचे बीजांड द्वार कहलाता है, तो ये आपको दर्शा देना है। अंदर देखिए ये बीज पत्र बना है, तो बीज पत्र को दर्शा देना है, ठीक है। बीजांड काय क्या है, ये दर्शा देना है, और बा है अध्यावरण और निलंबक, ठीक, और अंतः अध्यावरण, ये क्या है, आपके जैसे मेन पार्ट होते हैं, तो ये सब दर्शाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। और चित्र में देखिए कोई विशेष कुछ है नहीं, बस इधर उधर खींच देना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। आगे चलते हैं, देखिए आगे इसके और भी हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका उसमें है जनन वाले चैप्टर का, ठीक है, जो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर, अंडाणु शुक्राणु की। एक और क्वेश्चन है अगला, कि मांस मतलब क्या कहते हैं, आम के मांसल फल के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, यानी मांसल फल वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करना है, जैसे आम है तो आम को काट दिया जाए, तो काटने के बाद वो कैसा दिखाई पड़ता है, जिसमें ये बीच वाला भाग है, ठीक है, और उसके बाद ये इसके एक किनारे देखा होगा ना, बड़ा कठोर वाला भाग होता है, ठीक, इसको अंतःफल भित्ति बोलते हैं। फिर उसके बाद बीच में क्या है, गूदेदार होता है भाग, जिसको मांसल गूदा बोलते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक, आई बात समझ में। तो ये होता है मांसल फल। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, अगला देखेंगे मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। अब देखिएगा यहीं से थोड़ा आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक, शुक्राणु का नामांकित चित्र। तो यहां पर ये सारे ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, ये भी ध्यान देना। शुक्राणु वाले में ये सबसे पहला शीर्ष भाग, ठीक, क्योंकि शुक्राणु की संरचना में प्रमुख 3 ही भाग होते हैं, शीर्ष वाला, ठीक है, उसके बाद ये मध्य वाला, और उसके बाद पूंछ, 3 मुख्य होते हैं, बाकी एक और मिलाकर अगर ये ग्रीवा गर्दन भी जोड़ लें तो यहाँ 4 बन जाता है। तो ये शीर्ष भाग में ही होता है, शीर्ष भाग हो गया। और बीच में आपको यहाँ पे ध्यान देना, बीच वाला ये भाग क्या हो जाता है, मध्य भाग, तो यहाँ दर्शाया गया है मध्य भाग। और इसमें जो इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 करके ऐसे, तो इसको माइटोकांड्रिया बोलते हैं, माइटोकांड्रिया का जाल होता है। बाकी सबसे नीचे क्या होता है, ये हिस्सा जो होता है पूंछ होता है, ठीक है। और यहां पर याद रखना, सबसे ऊपर वाला जो होता है भाग, वो एक्रोसोम आपको दर्शा देना है, ठीक है, एक्रोसोम दर्शा देना है, बस इतना पार्ट अगर आप दर्शा देते हैं तब भी एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो गोला में है इतना पार्ट तो दर्शाना ही है, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। अब देखिए नर जनन तंत्र तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसको तो चित्र 100 में 100% आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर में भाई एक क्वेश्चन
आपका फिक्स होता है 5 नंबर में कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा में कुछ और आएगा, और नहीं आया तो जैसे नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बोल देगा कि इसका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरा फिगर में अच्छे से समझाया था, सब कुछ दर्शाना है। जैसे मेन मेन पार्ट में वृषण हो गया, वृषण कोष हो गया, यहां पर जैसे मेन आपका स्खलन वाहिनी हो गई, और इधर क्या है, मूत्राशय, शुक्राशय, मूत्र वाहिनी, शिश्न हो गया, मूत्र मार्ग। ठीक, ये सारे पार्ट आपको दर्शाने पड़ेंगे इसमें। और वैसे भी ये थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। देख लीजिए इसको, हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला जो चित्र होता है आपका, अगला डायग्राम, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र में बात कर लें तो मादा जनन तंत्र में देखिए ये आसान फिगर होता है, जिसमें आपका बात कर लें तो ये क्या है, अंडाशय, ये डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी, ये वजाइना, इधर क्या है योनि, ग्रीवा, ये ग्रीवा होती है। ठीक है ना, गर्भाशय ग्रीवा। और यहां पर बात कर लें तो जैसे ये दिखाया गया है निकल, मतलब ये क्या कहते हैं, इतना सा भाग जो होता है, तो ये क्या है, यूट्रस यानी गर्भाशय को बताएगा। ठीक, तो यहां पर ये क्या कहते हैं, ये जो नलिका है, एक झालरदार कीप इसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मादा जनन तंत्र, जो कि बड़ा ही आसान। अब देखिए इतना बढ़िया वाला चित्र हमने यहाँ पर रखा है, एकदम समझो जैसे 3D में होता है ना। आपको ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं, चित्र भी समझने में एकदम क्लियर है। जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आ जाएंगे, ये वाला तो भाई एकदम सरदर्दी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है बच्चों, इसीलिए इसको रखा है। इंपॉर्टेंट ना होता तो इसकी बात ही ना करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, इसीलिए इसको रखे हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जी पिछले अगर 2022 का देखेंगे तो जैसे 20, 22, 24, 25, 25 में भी आया है, यहां देख सकते हैं, तो आया है। और ये आएगा तो 2 से 3 नंबर। ठीक है, ये 2 से 3 नंबर में आता है कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए इसमें भी थोड़ा संरचना डिफिकल्ट है, बट एक चीज का ध्यान देना, यहां पर आपके लिए आसानी होगा। ऐसे गोले की तरह ये बना लो, ये बना लो, ये गोले की तरह ये छोटा बड़ा करके बना लो, और लास्ट में सबसे होते हुए टच करते हुए बॉर्डर बना लेना। ठीक है ना। अब उसके बाद यहां से ये थोड़ा निकलता हुआ, ठीक, अंडाणु जो होगा कि अंडाणु निकल रहा है उसको बना लीजिए, तब ये एकदम आसान हो जाता है। और बीच में ये डैश डैश करके इधर से उधर बना लीजिएगा, आपके लिए ये कठिन जो है ना वो बहुत सरल बन जाएगा। बस जरूरी है तो इसमें लिखना कि कौन सा लिखे, तो मेन मेन पार्ट में जैसे ये हो गया, कार्पस ल्यूटियम हो गया, फटी हुई पुटिका हो गया, अंडाणु हो गया। ठीक है ना, जो बाह्य मतलब मेन मेन होता है, जैसे ये पुटिका गुहा हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका जैसे ये पुटिका कोशिकाएं हो गई। ठीक, तो मेन मेन जो पार्ट होते हैं ना बच्चों, वो आपको यहाँ पे जैसे परिपक्व ग्राफियन पुटिका हो गया, तो ये मेन मेन पार्ट आपको बता देने हैं बस। ठीक है ना, याद रखना जो मेन मेन वाले पार्ट है, जैसा कि हमने गोले में बनाया है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार ऐसे देख लीजिए, फिर उसके बाद हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो चित्र है वो क्या है, अगला है बच्चों कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लॉन्ग में या तो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, और नहीं आया तो डायरेक्टली केवल बोल देगा कि नामांकित चित्र बनाइए। तो फायदा तो दोनों तरफ से है ना। तो यहां पे ध्यान देना, संरचना बड़ी ही आसान है, दिख भी रहा है, और जिसमें यहां एक तरफ एडेनिन है, दूसरी तरफ यहां पे थायमीन, क्योंकि इसमें एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहां जो साइटोसिन है देखिए ग्वानिन के साथ जुड़ा है,
तो आपको ये दर्शा देना है। और इस वाले मतलब है इसमें शुगर फास्फेट ये क्या है, बैकबोन, यानी यहां पर क्या होता है, इसमें शुगर प्लस फास्फेट, शुगर प्लस फास्फेट, इस तरह से शर्करा और फास्फेट समूह जुड़े होते हैं, हमने आपको बखूबी बताया था। और अगर एक तरफ ये 5 डैश कार्बन है, ठीक है, तो एक तरफ ये 3 डैश, ये ऊपर के तरफ जाकर के ये 3 डैश है, तो ये क्या है 5 डैश, इस तरीके से ये बन जाता है। तो ये कुछ चीजें भी आप दर्शा दीजिए जो हमने लिख दिया है यहां पर। ठीक, चलिए इसको बना लीजिए बच्चों, है ना। ऐसा आपको शायद ही मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं ना, जो भी हमने डायग्राम तलाशा है एकदम मस्त वाला। ठीक, चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं। आगे जो है वो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र। मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा पूछा था। ठीक, थोड़ा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर लिखा है, इसलिए यहां पे लाए हैं, नहीं तो ना लाते। देखिए यहां पर पूरा चित्र है, समझना है कि यहां पर जैसे हैंड बनाकर कुछ भी इधर उधर बना दो, हाथ हाथ, ये हैंड में क्या है, जैसे ये प्लाज्मोडियम को इंटर किया। अब जो प्लाज्मोडियम होता है, हमने समझाया था पूरा मलेरिया का, तो ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, सबसे पहले ये क्या कहां प्रभावित करता है, किसको, लीवर को, यकृत को, ठीक है ना, यकृत को प्रभावित करता है, क्योंकि ये परजीवी जो होता है रक्त द्वारा ब्लड द्वारा ये व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। फिर यकृत के बाद हमने बताया था कि यकृत में ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो यहां पर थोड़ा लिखना पड़ेगा कि परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से ये जनन करता है और कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित छोड़ देता है, नहीं ये रक्त में छोड़ देगा परजीवी को, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद ये जो परजीवी होते हैं, ये प्लाज्मोडियम, ये जो परजीवी होता है, फिर आकर के बच्चों ये किसको प्रभावित करता है, याद हो हमने बताया था कि ये रक्त मतलब लाल रक्त कणिका को, तो ये परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और उन्हें भी फोड़ देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ठिठुरन यानी ठंड लगेगी और उसके बाद तीव्र बुखार आएगा, तो वो चीज। फिर उसके बाद ये क्या करता है, मतलब इसमें इसमें भी ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, ठीक है, यहां पर आगे। अब ये फिर यहां पर देखिए, ये मादा मच्छर जब इसको कोई काटता है, ठीक है, तो उसको आहार के साथ युग्मक मतलब ये युग्मक जन को भी अंदर ले लेती है। अब युग्मक जन को जब अंदर लेती है तो अमाशय में, ठीक है, निषेचन और परिवर्धन मच्छर के अमाशय में ही हो जाता है और फिर से बात कर लें, ये सेम प्रोसेस ऐसा चलने लगता है, ठीक है ना, यानी परिपक्व जो संक्रामक अवस्थाएं हैं वो आंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में ये चले जाएंगे और जब ये फिर से किसी को काटेंगे तो फिर से उसके साथ मतलब हाथ में जैसे रक्त के द्वारा यकृत में देंगे, फिर यानी ये इनका पूरा साइकिल क्या है, चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये साइकिल आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट ये लिखना भी पड़ेगा जो लिखे हैं हम, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, हो गया ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्या है, प्रतिरक्षी अणु। अगला है प्रतिरक्षी अणु, कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, ठीक। बड़ा ही सिंपल सा फिगर है, यहां पर देखिए कि इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, जिसमें ये होते हैं एंटीजन बॉन्डिंग, क्या मतलब बाइंडिंग क्या होते हैं, साइट होते हैं, और यहां पर क्या होता है, लाइट चेन, यानी जिसको हम लघु श्रृंखला बोल सकते हैं, ठीक है, और ये होती है हैवी चेन जिसको हम दीर्घ श्रृंखला बोलते हैं, ठीक। और यहां पर चित्र में देखिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, इसके अलावा बच्चों आपके इक्के दुक्के चित्र और बच रहे हैं, जैसे में हम आपको बता दे रहे हैं उसको देख जरूर लीजिएगा। जैसे में एक आता है मेंडल का, मेंडल वाले चैप्टर में एक देता है ना कि पूरा चेकर बोर्ड, ठीक है ना, मेंडल वाले में जो चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड का जो पूरा ग्राफ होता है, जिसमें 9:3:3:1 में ये जो अनुपात होता है उसका चेकर बोर्ड, तो ये वाला भी
कभी कभार मतलब चेकर बोर्ड बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो वो भी आ जाता है, याद रखना। बाकी ये आपके ऐसे डायग्राम हैं जिनको आपको हर हाल में बच्चों तैयार करना ही करना है, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।